आज चंडीगढ़ में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ COPD पर जागरूकता पैदा करने के लिए लिवासा हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों की एक टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में विभिन्न तथ्यों और मिथकों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर सोनल, पल्मोनोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट सुरेश कुमार गोयल और डॉक्टर जगपाल पंधेर और आशीष चड्डा उपस्थित थे। ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन है, बचाव के क्या उपाय हैं, इसके बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सोनल टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन। उसके बाद विल टेक क्वेश्चन आंसर विद यू। Dr. Sonal, I am currently practicing as a pulmonologist at Liwasa Hospital, Mohali. So first of all, before starting with the session, I would like to thank Team Liwasa and I would like to thank all of you for providing me this platform to share my views on COPD and to generate awareness amongst common people regarding COPD on this World COPD Day. So हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD के डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड COPD डे जो है हर साल उसकी अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल की वर्ल्ड COPD डे की थीम है नो योर लंग फंक्शन। लंग फंक्शन का मतलब है कि आपके फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री का, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। या फिर घर पे भी कुछ आप पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने लंग फंक्शन का पता कर सकते हैं। सो इस साल की वर्ल्ड COPD डे की जो थीम है दैट इज नो योर लंग फंक्शन। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन। अभी आज हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि COPD का ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में क्या बर्डन है, क्या क्या कॉजेज हैं COPD के, क्या सिर्फ स्मोकर्स में ही होती है ये प्रॉब्लम या नॉन स्मोकर्स में भी होती है, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया, न्यूअर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या है COPD की, एंड वेपिंग। आजकल ई-सिगरेट्स एंड वेपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन यंगस्टर्स, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इज इट हार्मफुल और बेनिफिशियल। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, जो बर्डन है COPD का आशीष सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट ग्लोबली 455 मिलियन केसेस जो हैं दे आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर फॉर COPD एंड 3.9 मिलियन डेथ्स जो हैं दे आर एट्रीब्यूटेड टू COPD। दिस इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लैंसेट जर्नल। देन इंडिया में 68.7 मिलियन केसेस एवरी ईयर COPD के रिपोर्ट होते हैं एंड द प्रेवलेंस ऑफ 4.4% इज देयर इन इंडिया एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8.7% ऑफ द टोटल डेथ्स and 4.8% of disability adjusted life years in India. Now what is COPD? COPD is chronic obstructive pulmonary disease. तो ये जो टर्म है in itself is self explanatory. Chronic मतलब long standing, कि काफ़ी लंबे समय से सिम्टम्स हैं। पल्मोनरी मतलब फेफड़े की बीमारी है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि फेफड़े में जो हवा जा रही है एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली ये बीमारी है। COPD की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। अब ये दो फॉर्म्स क्या हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ COPD जिसमें जो फेफड़े की हवा की नसें हैं, जो विंड पाइप्स हैं, दे आर मेजरली अफेक्टेड। और एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो फेफड़ा है, फेफड़े में हवा की थैलियाँ यानी एयर पॉकेट्स बननी शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ COPD। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है COPD के? आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD। सो स्मोकिंग जो है दैट इज द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर COPD। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन, जैसे आजकल सर ने बात करी कि AQI जो है दैट इज वर्सनिंग डे बाय डे, तो एयर पॉल्यूशन इज अनदर रिस्क फैक्टर। बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, इंडियन सिनेरियो में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी यानी TB की बीमारी बहुत कॉमन है, दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर COPD। देन जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, कुछ पेशेंट्स में यंग एज में COPD पाया जाता है, उनमें एक बॉडी में एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसको अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहा जाता है, तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ COPD। सो नाउ कमिंग ऑन टू स्मोकिंग। अब स्मोकिंग की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, हुक्का स्मोकिंग भी करते हैं, बीड़ी भी करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं।
but which form is dangerous and which form is more harmful than the other. तो इसमें ये पाया गया है काफ़ी स्टडीज में, क्योंकि हम जो हुक्का है, हुक्के को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इनहेल करते हैं, तो हुक्का स्मोकिंग अ हुक्का फॉर अराउंड 60 मिनट्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 40 to 400 सिगरेट्स। कि आप 1 घंटे के लिए हुक्का पी रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 40 से 400 सिगरेट के बराबर होता है। तो हुक्का स्मोकिंग इज मोर डेंजरस एंड इट रिजल्ट्स इन अर्ली ऑनसेट ऑफ द डिजीज। हुक्का स्मोकर्स में जो ये बीमारी है वो यंग एज में शुरू हो सकती है। अब क्या सिर्फ और सिर्फ स्मोकर्स में ही सीओपीडी होता है या नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है? तो इंडियन सिनेरियो में कुछ जर्नल्स में अभी रिसेंटली हमारे पास एविडेंस आया है कि 65.5% केसेस इंडिया में जो हैं नॉन स्मोकर सीओपीडी के हैं। अब ये नॉन स्मोकर सीओपीडी क्या है? आजकल सेकेंड हैंड स्मोक का सबको पता होगा कि पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक। बेसिकली क्या होता है कि अगर एक फैमिली में सपोज द फादर इज अ स्मोकर, तो फादर अगर स्मोक कर रहा है, जो वो एयर एक्सहेल कर रहा है, जो वो हवा निकाल रहे हैं, वो हवा में उस वातावरण में अगर उनके फैमिली मेंबर्स सांस ले रहे हैं, तो उनको भी सीओपीडी होने का उतना ही रिस्क है जितना उनके फादर को है। दिस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक। अब इसके अलावा देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक क्या होता है कि आप स्मोकर जो है, स्मोकर के हाथों पे या स्मोकर के कपड़ों पे बीड़ी सिगरेट की स्मोक के कुछ कण अगर रह जाते हैं, दे आर ऑल्सो टॉक्सिक एंड दे कैन रिजल्ट इन वेरियस डिजीजेस। अब पहले तो हमने स्मोकिंग के कॉजेज डिस्कस किए, देन पैसिव स्मोकिंग हो गया। अब नेक्स्ट इज बायोमास फ्यूल एक्सपोजर एंड स्टबल बर्निंग, जो इंडिया में कॉमनली की जाती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टबल बर्निंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण AQI के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर जो लोग कुकिंग चूल्हे पे करते हैं, उन सिनेरियो में भी सीओपीडी का रिस्क काफ़ी हद तक रहता है। देन अभी AQI की तो हमने बात करी। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में एक डाटा पब्लिश हुआ था, जिसमें इंडिया का AQI इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि नॉन स्मोकर्स भी ऐसे लग रहा है कि एक दिन में 8 सिगरेट पीने के बराबर का उनके लंग्स में जो इफेक्ट आ रहा है, जो धूल मिट्टी धुएं का इफेक्ट या AQI बढ़ने के कारण, स्मोक के कारण जो इफेक्ट लंग्स पे आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कंज्यूमिंग 8 सिगरेट्स इन अ डे। अभी रिसेंटली कल या परसों ही टाइम्स ऑफ इंडिया में डाटा पब्लिश था कि ताजमहल वॉज नॉट विजिबल। वहाँ पास से खड़े हुए ताजमहल विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वर्सेंट AQI। नाउ अब ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में बहुत सी गैसेस होती हैं, प्लस पॉल्यूशन में बहुत से पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकुलेट मैटर इज बेसिकली कुछ कण जो पॉल्यूशन के हैं, नॉट गैसेस बट कुछ हार्ड, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकुलेट मैटर को हम डिवाइड करते हैं कि PM1, 2.5 एंड 10 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें भी ये रहता है कि जो PM10 वाले पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो तो हमारे एयरवेज फिल्टर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं कुछ हद तक। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता जाता है, स्मॉलर द साइज द मोर हार्मफुल इट इज फॉर द लंग्स, क्योंकि वो हम उतना ज़्यादा अंदर तक लंग्स की पेरिफेरी तक इनहेल कर पाते हैं, तो उतना ज़्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल है। आजकल न्यूज़ में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे PM10 एंड PM2.5 की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इनकी जब डेपोजिशन लंग्स में होती है तो लंग फंक्शन डिक्लाइन करता है एंड COPD का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ COPD? कोई भी फेफड़े की बीमारी है, उसमें खांसी होना, सांस की दिक्कत होना, बलगम आना, ये सब स्वाभाविक है। COPD वाले पेशेंट में ये सिम्टम्स जो आते हैं ये परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव होते हैं, सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसमें आपका स्मोकिंग जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट में सांस की दिक्कत के साथ साथ बीजिंग साउंड आती है, यानी सीने से सीटियों की, शांशा की आवाज़ आने लग जाती है, जिसको इंग्लिश में बीजिंग कहा जाता है। अब ये वाले सिम्टम्स तो एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी आते हैं, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट COPD फ्रॉम एस्थमा? बेसिकली जो एस्थमा है, एस्थमा स्मोकर नॉन स्मोकर दोनों में हो सकता है। एस्थमा में एज का कोई रिलेशन नहीं होता, यूजुअली यंग एज में स्टार्ट होता है, लेट ऑनसेट भी हो सकता है। जो सबसे कॉमन जो डिफरेंस है COPD और एस्थमा में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। एलर्जी की हिस्ट्री एस्थमेटिक पेशेंट में कॉमनली होती है। सेकेंड, एस्थमेटिक पेशेंट में रिमिशंस की हिस्ट्री होती है। रिमिशन एज इन
कि पेशेंट आपको आके बताएगा कि साल के ये 3-4 महीने में सिम्टम्स रहते हैं, उसके अलावा पेशेंट पूरा साल ठीक रहता है। तो ये वाली हिस्ट्री सीओपीडी के पेशेंट में नहीं मिलती है। सीओपीडी के मरीज में सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव होते हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो एक लेमन या जो एक कॉमन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फॉर सीओपीडी वर्सेस एस्मा। एस्मा में जो इन्हेलर्स दिए जाते हैं, अगर एस्मा रिवर्सिबल है तो उसमें इन्हेलर्स हम कुछ समय के लिए देके उसके बाद उसको टेपर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सीओपीडी में जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वंस द इन्हेलर इज स्टार्टेड इट हैज़ टू बी टेकन फॉर लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग भी इन्हेलर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस। नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस। अब आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि सीओपीडी की बीमारी है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके सिम्टम्स इवेलुएट करेंगे, एक्सपोजर की हिस्ट्री देखेंगे कि आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, फैमिली में कोई स्मोक तो नहीं कर रहा, पहले कभी टीबी तो नहीं हुई आपको। उसके बाद फिर आपके एक्सरे या सीटी स्कैन करवाया जाएगा कि सीओपीडी जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 फॉर्म्स होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसेमा, कि एयर पॉकेट्स तो नहीं बन रही हैं। देन स्पायरोमेट्री जो है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सीओपीडी। स्पायरोमेट्री क्या है? एक लंग फंक्शन टेस्ट है जिसमें पेशेंट को फूंक मारनी है और उसमें पता चलता है कि पेशेंट के फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कितने प्रतिशत फेफड़े काम कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट आगे का एडवाइस किया जाता है और इसी से हम फर्दर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट भी असेस करते हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल यानी कि हम ड्रग्स से भी ट्रीट करेंगे सीओपीडी को, एंड देयर आर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। नॉन फार्माकोलॉजिकल का रोल उसमें आता है कि बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए, लाइक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए कि सीओपीडी एक्सैजर्बेशन ना हो जाए, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल में सीओपीडी में इन्हेलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्हेलर्स को इंडिया में टैबू की तरह कंसिडर किया जाता है, बट जैसे सपोज अगर आपका पेट खराब होता है, हार्ट में दिक्कत आती है, आंख में प्रॉब्लम आती है, तो आप आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। पेट के लिए आप खाने की दवाई यूज़ करते हैं। उसी हिसाब से फेफड़े के लिए आपको इनहेल्ड मेडिसिन लेनी होती है कि आप मेडिसिन डायरेक्टली इनहेल करेंगे, वो वेट पाइप में जाएगी, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव। सो इन्हेलर जो है, इन्हेलर इज द मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर सीओपीडी पेशेंट्स। इन्हेलर अगर आप ले रहे हैं तो उसका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। सही तरीका क्या होता है कि आजकल मार्केट में बहुत से इन्हेलर्स अवेलेबल हैं। कुछ एमडीआईज की फॉर्म में आते हैं, मीटर डोज इन्हेलर, जिसको शेक करके देन डीप इन्हेल किया जाता है एंड यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 8 to 10 सेकेंड्स, क्योंकि इतना टाइम मेडिसिन को लगता है आपके फेफड़े तक पहुंचने में। एंड आफ्टर दैट आपको गागल्स करने हैं। बेसिक टेक्निक यही है इन्हेलर की। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्हेलर कि आप कैप्सूल वाला ले रहे हैं, पफ वाला ले रहे हैं, प्री लोडेड ले रहे हैं, तो टेक्निक में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आ जाती है। बट इन्हेलर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर सीओपीडी पेशेंट्स। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल, पहले तो स्मोकिंग सेसेशन कि आपको बीड़ी सिगरेट जो है, बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, इन्हेलर भी ले रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पीते जा रहे हैं, तो डिजीज प्रोग्रेस होता रहेगा। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जब दवाइयाँ भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। अगर पेशेंट निकोटिन डिपेंडेंट हो चुका होता है कि हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एक स्कोर होता है जिसको फिगरस्ट्रॉम स्कोर कहा जाता है, तो हम पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट आई ओपनर है कि सुबह उठते ही स्मोकिंग कर रहा है, तो हम पेशेंट को स्मोकिंग सेसेशन के लिए थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप लोगों ने सुना होगा निकोटिन गम्स, निकोटिन के स्प्रेज भी आ गए हैं आजकल, लोजेंजेस आ गए हैं, निकोटिन पैचेस अवेलेबल हैं मार्केट में। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड स्मोकिंग सेसेशन। देन वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीओपीडी पेशेंट्स में, ताकि उनमें निमोनिया से उनको बचाया जा सके या कुछ ऐसी बीमारियों से उनको बचाया जा सके जिनका असर उनके फेफड़े पे हो सकता है। तो सीओपीडी की मैनेजमेंट के लिए गोल्ड गाइडलाइन आती है जिसको हम फॉलो किया जाता है, इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। एज पर दैट गाइडलाइन निमोनिया के 2 वैक्सीन दैट इज PPSV 23 एंड PCV 13, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन एंड डिप्थीरिया
टेटनस एंड पर्ट्यूसिस के वैक्सीन, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर COPD पेशेंट्स। ये COPD पेशेंट्स को रिसीव करने जरूरी हैं, so as to prevent any kind of infection which can worsen their lung function. Now COPD पेशेंट्स में कई बार हमें ऑक्सीजन थेरेपी, आपने सुना होगा कि मरीज घर पे ऑक्सीजन लगा रहा है। कभी कभी सिवियर COPD के पेशेंट्स जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी घर पे एडवाइस कर दी जाती है। या COPD वाले पेशेंट्स कभी कभी उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उस सिनेरियो में उनको एक मशीन एडवाइस की जाती है जिसे बाईपैप कहते हैं। तो वो मशीन उनकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को वॉश आउट करने में मदद करती है। देन द अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मोडेलिटी इज पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हमारे हॉस्पिटल में भी चलता है। यहाँ पे पेशेंट को बीमारी के बारे में समझाया जाता है, इनहेलर की टेक्निक के बारे में समझाया जाता है, पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस रेस्पिरेटरी डिजीज में उनको करनी है और कितने फ्रीक्वेंटली करनी है। सो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। देयर आर केसेस जिनमें हमने पेशेंट की ऑक्सीजन तक बंद करी है विद पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन थेरेपी एंड विद एक्सरसाइज। देन कुछ रिसेंट एडवांसेस हुए हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर पॉकेट्स बन जाती हैं लंग्स में, तो आजकल ये ट्रायल्स हो रहे हैं कि जो एयर पॉकेट्स बन रही हैं अगर उनके साइज बढ़ रहा है तो हम सर्जिकली उस एयर पॉकेट को निकाल दें, या फिर फेफड़े का जो हिस्सा जहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है COPD में, उस हिस्से को बंद कर दिया जाए। तो इसे लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कहा जाता है। बुलेक्टमी इज एयर पॉकेट, जो बड़ी एयर पॉकेट बन गई है उसको निकालना। अगर यंग एज में COPD हो जाती है और उसका हार्ट पे असर हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो लंग ट्रांसप्लांटेशन की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। देन नाउअडेज एक थेरेपी आती है जिसको BTVA यानी ब्रोंकोस्कोपिक थर्मल वेपर एब्लेशन कहा जाता है, जिसमें जो फेफड़े का हिस्सा खराब हो जाता है COPD में, उसको वेपर्स की मदद से हीट के जरिए जला के खत्म कर दिया जाता है। देन व्हाट आर द सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ COPD। अभी हम इतना जोर COPD पे क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि जिसने अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कॉज सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ये हमारे बॉडी के हर हिस्से को अफेक्ट कर सकती है, फ्रॉम ब्रेन टू किडनी, हमारी बॉडी का हर पार्ट अफेक्ट हो सकता है। सो COPD के कारण MI का इंसिडेंस, हार्ट की प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। COPD के पेशेंट्स ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत सारे यूज करने शुरू कर देते हैं ताकि उससे बीमारी सेटल रहे, तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू प्रीडिस्पोज द पेशेंट फॉर डायबिटीज। वेट लॉस होता है ऐसे पेशेंट्स में, मसल लॉस का रिस्क बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, एंड डिप्रेशन एंड स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। देन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है COPD की, कि हम बीमारी है, ठीक है, इनहेलर ले लिया तो ठीक हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज COPD इज अ प्रॉब्लम विच कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर एंड पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मोर्टेलिटी हो सकती है। COPD में जो एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, एयर पॉकेट रप्चर हो सकती है, फट सकती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। तो फेफड़ा फट सकता है COPD के कारण, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, TB की इन्फेक्शन या किसी भी तरह के निमोनिया का रिस्क COPD वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। लंग कैंसर का रिस्क भी COPD पेशेंट्स में बढ़ जाता है। देन कमिंग ऑन टू वेपिंग, ये मैंने स्लाइड इसलिए ऐड करी है बिकॉज आजकल यंगस्टर्स को ये लग रहा है कि शायद ई-सिगरेट्स एंड वेपिंग जो है दैट इज अ बेटर हैबिट एज कम्पेयर टू सिगरेट स्मोकिंग, या कुछ लोग इसको क्लास या स्टैंडर्ड मानते हैं कि वेपिंग इज बेनिफिशियल और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वेपिंग जो है, वेपिंग में कुछ ई-सिगरेट्स में निकोटिन का कंटेंट उतना ही होता है जितना सिगरेट में होता है। निकोटिन क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी में एडिक्शन क्रिएट करता है विच इज एडिक्टिव। तो हाईएस्ट प्रेवलेंस अमंग्स ऑल डिजीज इन इंडिया। द डिजीज रिक्वायर्स अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट मोडेलिटी इज इनहेलर्स। The disease requires early management and early diagnosis in order to prevent complications जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। It has various systemic implications as well. Thank you very much.
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.